हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे सीटेट एग्जाम 2023 जो कि ईवीएस के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थियरी, इसके बाद यहाँ पे वन लाइनर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे को थियरी एंड क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जिससे आपको मैं बता दूं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिसंबर में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज आपको पहले थियरी कराई जाएगी, इसके बाद उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप मेरे चैनल के साथ जुड़े जिससे आपको यहाँ पे दिसंबर तक सारी चीज़ें अच्छे से चीज़ें मजबूत एनसीईआरटी बेस आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी। हम आपको यहाँ पे देखिए आज पारिस्थितिकी पढ़ाएंगे। इसके बाद पहले मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी, उसकी प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे बना है, वहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन से वीडियो 2023 में दिसंबर में कैसे किस तरीके से आपको तैयारी करना है 130 प्लस की, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप जाके मेरे चैनल पे वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पारिस्थितिकी, ठीक है, टॉपिक हमारा है पारिस्थितिकी। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे ये कौन सी भाषा से ली गई है। पहले हम आपको यहाँ पे बता दें, ये हुआ आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी इसकी इंग्लिश है, आप इसको देखिए अच्छे से पहले, क्योंकि चीज़ें आपको वीडियो में स्किप मत कीजिएगा जिससे अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हुआ आपको इकोलॉजी। तो ये कौन सी भाषा से लिया गया है ये क्वेश्चन पहले आपको बनता है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रीक भाषा से। किससे? ग्रीक भाषा से। ठीक, ये हुआ ग्रीक भाषा से। अब इसके बाद यहाँ पे दो पार्ट बनता है, यहाँ पे दो पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिससे पारिस्थितिकी हो गया, ये आपकी भाषा इकोलॉजी से, और किस भाषा से? तो ये भाषा आपकी ग्रीक भाषा से ली गई है। अब इसके भी दो पार्ट बनते हैं, यहाँ पे देखिए इसके भी दो पार्ट बनते हैं, यहाँ पे देखिए इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहले ओइकस, यहाँ पे देखिए ओइकस, इसको चीज़ें हम अच्छे से आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट आपका बनता है यहाँ पे लोगोस। क्या बनता है? लोगोस। ठीक, ये पहले पारिस्थितिकी होता है इकोलॉजी, और इकोलॉजी किस भाषा से ली जाती है? तो ये ग्रीक भाषा से ली जाती है। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक आपका ओइकस, दूसरा आपका पार्ट हो गया लोगोस। चीज़ें आपको यहाँ तक सब समझ में आ गई होगी। अब इसको यहाँ पे बात की जाती है इसकी हिंदी क्या होती है। आप किसकी हिंदी? ओइकस मीन्स होता क्या है यहाँ पे? तो ये होता है आपको रहने का स्थान। क्या होता है? रहने का स्थान। ओइकस का अर्थ होता है रहने का स्थान। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बता दें, लोगोस का अर्थ क्या होता है? तो लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यहाँ पे देखिए अध्ययन करना। ठीक, चीजें अध्ययन करना। ठीक, यानी ओइकस का अर्थ हुआ रहने का स्थान और लोगोस का अर्थ हुआ अध्ययन करना। तो अब बताइए यहाँ पे अगर ये दोनों को अगर यहाँ पे मैच करा दिया जाए, अगर आपको यहाँ पे दोनों को मैच करा दिया जाए तो क्या शब्द आपको देखने को मिलता है यहाँ पे? तो यहाँ पे दोनों का शब्द मिलता है यहाँ पे जीव। क्या मिलता है? ये मिलता है आपको जीव। ठीक, ये हुआ आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी ये इसकी इंग्लिश हुई पारिस्थितिकी की। फिर इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। इसके भी दो पार्ट होते हैं, आपको देखने को यहाँ पे मिला, एक हो गया वोइकस, एक हो गया आपका यहाँ पे लोगोस। तो यानी पारिस्थितिकी इकोलॉजी का दो पार्ट हो गया, ओइकस और लोगोस। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता दिया गया कि इसका ओइकस का क्या अर्थ होता है? रहने का स्थान।
फिर इसके बाद लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। तो रहने का स्थान, अध्ययन करना, यानी दोनों को मिला दिया गया तो ये हुआ जीव। और जीव का यानी यहाँ पे क्या इसका मतलब निकल हुआ कि जो जीवों का अध्ययन होता है वही पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी इकोलॉजी कहलाता है। तो चीजें यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप बढ़िया से। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके यहाँ भी चीज़ें अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप नोट कर सकते हैं। ये ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछ जाती है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि पारिस्थितिकी की खोज किसने की थी और किस सन में ये हुआ। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इनके खोज किसने किया, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे खोज किसने किया, तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल, यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल। और कौन से सन में? तो ये सन में बता रहे हैं 1866 ईस्वी में। कब किए थे? 1866 ईस्वी में। और पारिस्थितिकी मतलब ये कब किया गया था, किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और कब? 1866 ईस्वी में। दूसरी बात आपको यहाँ पे बता दें, वो तो रहा आपका इकोलॉजी, यानी इंग्लिश में क्या से अवाइकस और लोगोस में बांटा गया था, जो कि अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हिंदी में किस तरीके से इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे भी इसके दो पार्ट हो गए। देखिए जैसे यहाँ पे इसके भी दो पार्ट हो गए। यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं, एक हुआ ये भाषा और एक हुआ आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए चीजें वही है जो कि इंग्लिश में जो मैं बताई, वही चीज अब आपको यहाँ पे हिंदी में बता रही हूँ। पर्यावास, ऑइकस का मतलब होता है पर्यावास, पर्यावास। दूसरा होता है निकेत, यहाँ पे देखिए निकेत, ठीक। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि पर्यावास का मतलब क्या होता है और निकेत का मतलब क्या होता है। तो यानी यहाँ पे देखिए जीवों का, पर्यावास का मतलब होता है जीवों का आवास, यानी जहाँ पे जीव का आवास हो वही पर्यावास होता है, जीवों का आवास, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बता दें निकेत। निकेत का मतलब ये होता है जो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। मतलब जैसे कि कौवा और कोयल का, मतलब कौवा और कोयल अलग अलग जीव हैं, लेकिन उनका जो वास होता है वो एक ही घोंसला होता है, क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो कौवे के घोंसले में जाके अपने अंडे को देता है। तो यानी दो जीव मतलब हो गए और उनका एक ही आवास हो, उसी को हम क्या कहते हैं? निकेत। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं इसको, निकेत का अर्थ क्या होता है कि कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होती है। क्योंकि देखिए कोयल का क्या होता है, कोयल अलग अलग, इसे फॉर एग्जाम्पल है कि कोयल देखिए अलग आवाज निकलती है, और इसके बाद जो कौवा होती है वो इसकी अलग आवाज होती है, ठीक। उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है और कोयल की अलग होती है, लेकिन जो उनका आवाज होता है वो एक ही होता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत सही है, जैसे कि उनके जो जीव होते हैं वो अलग अलग होते हैं लेकिन आवाज एक होता है। दूसरा पॉइंट हम आपको बताया कि कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होती है। तीसरा पॉइंट आप ये भी नोट कर लें, जो कार्यात्मक क्षमता होती है वो क्या होती है? कार्यात्मक, उनके जो कार्यात्मक क्षमता होती है वो एक इकाई होती है, ठीक। आपको ये निकेत शब्द समझ में आ गया होगा और पर्यावस का मतलब भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए पर्यावस का ये भी देख लीजिए कि जो इनका एक सर्कल होता है, कैसा होता है? एक सर्कल होता है, सॉरी सर्कल नहीं, ये त्रिकोणमिति, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए जल हो गया, जैसे आपको बता दिया जा रहा है यहाँ पे जल हो गया, भोजन हो गया, यहाँ पे देखिए भोजन। फिर तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे आवास, क्योंकि जब जीवों को आवास करने के लिए ये सब चीजें जरूरी होगी ना, ये जल हो गया, भोजन हो गया और आवास। यानी पर्यावास का मतलब यही होता है जहाँ पे जीवों के लिए आवास हो, सारी चीजें उनको अच्छे से मिल जाए, वही पारिस्थितिकी होती है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिया जाए
कि जो यहाँ पे निकेत तो आपको अच्छे से समझा दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए जीव अलग अलग हो लेकिन आवास एक हो, यहाँ पे निकेत होता है। लेकिन जब पर्यावास होते हैं वो एक मतलब एक तरफ तो वो अलग होते हैं और दूसरा भी उनका चीजें जो होती हैं वो अलग अलग होती है, मतलब एक जीव अलग अलग घर। जैसे शेर हो गया वो गुफा में ही रहेगा, सांप हो गया तो वो अपने बिल में रहेगा, चूहा हो गया वो भी अपने बिल में रहेगा, खरगोश हो गया वो भी अपने कहीं झाड़ियों के पीछे रह रहा। इसके बाद सब चीजें, और मनुष्य हो गया वो अपने घर में रहता है। इस तरीके से जो एक एक जीव है सबका आवास अलग होता है, वो हुआ पर्यावास। और इसके बाद जो निकेत होता है, जो अलग अलग जीव होते हैं लेकिन वो भी फिर भी एक ही घर में जाके रहते हैं, वही निकेत हुआ होगा। तो सही भाषा में आपको अच्छे से तरीके से समझा दिया गया कि पारिस्थितिकी जो होती है उसकी खोज किसने किया, वो अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया? 1866 ईस्वी में। इसके दो भाग होते हैं, एक पर्यावास हो गया, दूसरा इसका निकेत हो गया। पर्यावास का अर्थ होता है जीवों का जो आवास होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन निकेत का जो अर्थ होता है, निकेत का अर्थ ये होता है कि जीवों तो अलग अलग होते हैं लेकिन जो उनका आवास होता है वो एक होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉप यहाँ पे क्वेश्चन पे। देखिए पारिस्थितिकी, देखिए वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बताई कि यहाँ पे देखिए इसके दो भाग होते हैं, यहाँ पे इसके दो भाग होते हैं जो कि चीजें आपको यहाँ अभी ऊपर हम अच्छे से समझाए, पर्यावास और दूसरा निकेत। पर्यावास को आप अच्छे से देखें कि क्या चीजें होती है और निकेत क्या होता है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र पे, आपको दिखने को मिलेगा पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी अलग है और पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है। पारिस्थितिकी तंत्र को भी एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम से? वो हुआ पारितंत्र से। किससे? पारितंत्र भी कहते हैं, पारितंत्र भी इसे कहते हैं। ठीक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरा नाम होता है पारितंत्र। कहीं आपको पारितंत्र मिल जाएगा, ये मत सोचिए ये इकोलॉजी है, ये इकोसिस्टम है। ठीक, इसकी इनकी भी खोज किसने किया था ये भी आप जान लीजिए। इनकी खोज किया था सन, यहाँ पे देखिए सन पहले देखते हैं, सन 1935 में। कब? 1935 में, यानी 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। वो भी किसने किया था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एजी टॉन्सले। किसने? एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले। यानी पारिस्थितिकी जो होता है वो अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में किया था। जो पारिस्थितिकी यानी पारितंत्र होता है वो एजी टॉन्सले ने खोज किया था, वो भी कब? 1935 ईस्वी में। ये भी आपको जानना जरूरी था, क्योंकि क्या होती है चीजें अलग अलग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसकी इंग्लिश याद कर लीजिएगा। इकोलॉजी में मतलब होता है पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र। ठीक, आपको ये चीजें समझ में आ, इसका डेफिनेशन भी आप अच्छे से समझ लीजिए। इसकी डेफिनेशन ये होती है, किसी भी जीव की प्रकृति और उसकी कार्यात्मक क्षमता के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी इकोसिस्टम कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेन अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे क्या चीजें हैं, जो कि सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र। पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समाप्त जीवधारी आपस में समस्त, यहाँ पे लिखा है सॉरी समाप्त नहीं, समस्त एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज 1935 में एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। फिर इसके बाद आप देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी शब्द में क्या कहते हैं? इकोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है और एवं बड़ा भी हो सकता है। यह अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। किसकी बात कर रहा है? ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात कर रहा है। और यह प्रकृति भी हो सकता है और कृत्रिम भी, मतलब ये नेचुरल भी हो चीजें हो सकती है और ये मानव निर्मित भी द्वारा हो सकता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है, जैसे स्वच्छ जली,
पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, वनी पारिस्थितिकी तंत्र यानी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। इस तरीके से ये कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। आई होप आपको पारिस्थितिकी तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक, अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या चीजें और है। यहाँ पे देखिए परितंत्र के घटक। आपको यहाँ पे बता दें कि परितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ये बनता है कि पहला परितंत्र के घटक, पहला पॉइंट जैविक, दूसरा पॉइंट आपको अजैविक। इसके भी तीन तीन घटक होते हैं कि पहला पॉइंट में जैविक होते हैं और अजैविक। जैविक मतलब होता है सजीव, अजैविक मतलब होता है निर्जीव। क्या हुआ, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। ठीक, ये परितंत्र के घटक हैं। अब इसके भी कितने कितने पार्ट होते हैं वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैविक, जैविक के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आपका परितंत्र का घटक का जैविक, इसके तीन पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट उत्पादक, दूसरा पॉइंट उपभोक्ता, तीसरा पॉइंट आपको अपघटक। अपघटक मतलब उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब इसके भी क्या क्या पार्ट होते हैं वो भी आपको समझाएंगे। तो पहला पार्ट आपको यहाँ पे देखते हैं, उत्पादक होता क्या है। यहाँ आपको पहले डिफिनेशन बताते हैं। उत्पादक ये होते हैं जैसे वनस्पति हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये समस्त चीजें जो हैं कि जो भी जिसमें सजीव चीजें आती हैं वही उत्पादक हो गया। जैसे कि वनस्पति जगत में जैसे आ गया आपका पेड़ पौधे, क्या आ गया, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उत्पादक में पेड़ पौधे आ गया। दूसरा पॉइंट आपको उपभोक्ता, उपभोक्ता में क्या हो गया आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें भी जाननी होती है। उत्पादक में आपका जैसे पेड़ पौधे आ गए, ठीक है। अब उपभोक्ता की भी बात कर रहा है तो उपभोक्ता में भी तीन पार्ट होते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है आपको देखते हैं यहाँ पे, शाकाहारी। ये बात हो रही है आपकी किसकी, उपभोक्ता की, शाकाहारी। दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे मांसाहारी, मांसाहारी। तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सर्वाहारी। ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं आपके उपभोक्ता में, सर्वाहारी। ठीक, आपको उत्पादक में पेड़ पौधे आ गए, उपभोक्ता में भी तीन पॉइंट हो गया, एक शाकाहारी हो गया, दूसरा आपका मांसाहारी हो गया, तीसरा आपका यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट आपका हो गया सर्वाहारी। अब ये भी क्या चीजें होती है वो भी आपको जानना है कि ये क्या है, शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है और सर्वाहारी क्या होता है। तो आपको शाकाहारी हम बता दें जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि वो मीट मच्छी ये सब कुछ नहीं खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। जैसे आपको एक्सप्लेन अच्छे से बताते हैं, हम बढ़िया से डिफिनेशन देते हैं। शाकाहारी के अंतर्गत आपको हम बता दें, यहाँ पे इसके अंतर्गत जो भी जीवधारी आते हैं वो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक मतलब हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को अन्य जीवधारियों को नहीं, यानी हरे पौधे को खाते हैं। और प्राथमिक उत्पादक क्या करते हैं, वो हरे साकी यानी पौधे, झाड़ियां अथवा वृक्षों की पत्तियां खाते हैं और ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवधारियों को क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी। ये रहा आपका यहाँ पे शाकाहारी। दूसरा पॉइंट आपको पूछ लिया जाए कि मांसाहारी क्या होता है, तो यहाँ पे ये भी सुन लीजिए, इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को, यानी मतलब मांसाहारी ये होते हैं जो शाकाहारी के जो जंतु होते हैं उनको भी अन्य जीवधारियों को भी खा जाते हैं, वो क्या होता है, वो मांस मतलब मीट मच्छी ये सब खाने वाले जो जीवधारी होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बता दें कि ये सर्वाहारी ऐसे होते हैं जो सब कुछ खाते हैं। सर्वाहारी जो होते हैं वो शाकाहारी भी खाते हैं और मीट मच्छी मांस ये भी खाते हैं, वो दोनों में जो खाते हैं वो सर्वाहारी में आ जाते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपघटक पढ़ाया जाता है कि अपघटक क्या होता है। ठीक, अपघटक ये शब्द होता है, आपको यहाँ पे बता दें अपघटक का जैसा
अर्थ हो गया फॉर एग्जाम्पल के लिए कवक और जीवाणु, ये क्या होते हैं, ये अपघटक में आते हैं। और इसके बाद देखिए अपघटक ऐसे होते हैं जिसे जो क्षय होते हैं, जो प्राणियों में पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों में अपघट्य हो जाते हैं, ऐसे जीव क्या कहते हैं, अपघटक होते हैं। इसे इसमें चील उल आ गया, जिसे मृतक जो शरीर होती है वो खा जाते हैं और खा के खत्म कर देते हैं, ऐसे चीज जीवों को क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारी चीजें जिसे मतलब मृत शरीर में आ जाती है, छोटे छोटे जीवाणु में आ, जैसे कवक हो गया और शैवाल हो गया, ये हुआ आपका अपघटक। तो आपको यहाँ पे जैविक के 3 पार्ट हो गए, एक उत्पादक हो गया, दूसरा पॉइंट आपको उपभोक्ता, फिर इसके बाद अपघटक। उत्पादक जैसा हो गया पेड़ पौधे, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे उपभोक्ता मिला जो कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसके बाद यहाँ पे शाकाहारी हो गया, शाकाहारी जो पेड़ पौधे यानी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, वो मतलब अन्य जीव मतलब जैसे कि पेड़ पौधे पे इस पे निर्भर होते हैं और साग सब्जी इस पे निर्भर होते हैं, वो शाकाहारी में आते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है जो कि मांसाहारी मतलब जैसे कि अन्य जीवों को खाकर अपने मीट मच्छी मांस खा के ये अपने भूख को निभाते मतलब मिटाते हैं, उसी को मांसाहारी कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिला सर्वाहारी ऐसा होता है जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, उसी को हम सर्वाहारी कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपका जैविक में आ जाता है अपघटक ऐसा होता है जो कि कवक हो गया, शैवाल हो गया, ये ऐसे जीव होते हैं, ये अपघट्य में आते हैं, मतलब खा पी के वहां से चीजें हटा देता है, जैसे कि चील हो गया, बाज हो गया, इस तरीके से ये अपघट्य के एग्जाम्पल हैं। जैसे शैवाल और कवक हो गया, ये सारे मृतक शरीर को मतलब जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों तक, सूक्ष्म जीवों से अपघट्य खाने वाले जीवों में तत्पश्चात परिभक्षियों में पहुंचती है। इस तरीके से ये अपघटक कहलाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैविक सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप बात करते हैं यहाँ पे अजैविक। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे देखिए अजैविक में पहला पॉइंट भौतिक कारक, दूसरा अकार्बनिक कारक, तीसरा आपका कार्बनिक कारक होता है। कार्बनिक कारक में क्या आता है आपको बता दें, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायु कारक जैसे प्रकाश हो गया, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रकाश हो गया, ताप हो गया, हवा हो गया, हवा व विद्युत आदि ऐसे होते हैं जो कि इन भौतिक घटकों से सूर्य ऊर्जा मुख्य है, जो हरे पेड़ पौधे को पर्णहरित द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में ली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक घटक। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे अकार्बनिक कारक, इसके अंतर्गत क्या आता है कि जैसे मिट्टी हो गया, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा सल्फर आदि तथा वायु की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि सम्मिलित होते हैं। क्या इसको क्या बोलेंगे, तो ये अकार्बनिक कारक होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, कार्बनिक कारक। कार्बनिक कारक क्या होता है, कार्बनिक कारक वो होता है इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं की कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद तथा वसा और उनके अपघटन तथा द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया एवं व ह्यूमस आदि आते हैं। तो ये क्या होता है, ये कार्बनिक कारक होता है। तो कार्बनिक कारक में मतलब अजैविक में 3 पॉइंट हुआ, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक, जो कि आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए कि भौतिक कारक क्या होता है, जो प्रकाश, ताप और हवा, विद्युत इस तरीके से आते हैं। अकार्बनिक में आता है जैसे कि इसमें मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इस तरीके से चीजें आती हैं। कार्बनिक कारक में आपका आता है जो कि मृत शरीर से मतलब मृत पौधे एवं जंतुओं की कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, इसके वसा और उनके अपघटन द्वारा यूरिया, ह्यूमस इस तरीके से, ये इसके एग्जाम्पल है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। आई होप आपको जैविक अजैविक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए बात क्या करते हैं, गहन पारिस्थितिकी एवं सतही पारिस्थितिकी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये देखिए, क्योंकि हम पारिस्थितिकी पढ़े, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े, अब ये क्वेश्चन ये टॉपिक आपको परेशान कर रहा होगा कि ये क्या होता है। अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ गया तो इसका ये किसने खोज किया, क्योंकि इकोलॉजी का खोज किया था अर्नेस्ट हैकल ने। दूसरा आपका यहाँ पे इकोसिस्टम की खोज किया था कि यहाँ पे एजी टॉन्सले ने। अब ये पूछ लिया यहाँ पे गहन पारिस्थितिकी एवं सतही पारिस्थितिकी क्या होती है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जो खोज किया था
वो किसने किया था? अर्निस्ट ने। अर्निस्ट नेस ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? अर्निस्ट नेस ने। तो आप यहाँ पे ये चीज़ इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें क्या होती है सब इसी में पारिस्थितिकी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि सब इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीज़ें आपको लाइन से और इसकी इंग्लिश याद कर लेंगे तो अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए आप क्वेश्चन चीज़ें समझ में आ जाती है कि नहीं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए सदैव उल्टा, ऑप्शन बी सदैव सीधा, ऑप्शन सी पहले उल्टा बाद में सीधा, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार का नहीं। तो जब पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सदैव सीधा। अब इसका रीजन हम आपको बताते हैं कि पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा क्यों हुआ। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से पिरामिड, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो इस तरीके से सीधा होता है। और क्यों होता है ये भी आपको बता दें, क्योंकि ऊर्जा का किसी भी पारतंत्र का जो भी मतलब इकोसिस्टम का किसी भी ऊर्जा का बात अगर किया जा रहा है तो ये ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। तो यानी आपका क्यों, यह ऊर्जा प्राय एक इकाई से मतलब एक इकाई से यानी एक लाइन से चलती है, ना कि वो घट और बढ़ती रहती है। एक इकाई से चलती है तो ये एक निश्चित समय में देखी जाती है और उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है। यानी क्या बात है आपको, यह ऊर्जा प्राय एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है, इसलिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बता दें, दूसरा क्वेश्चन ये है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं? जो पेड़ की जो छाल होती है उस पर क्या मिला होता है? जैसे देखते हैं ना कुछ ऐसे तरीके से जो पेड़ होता है और उसके साइड साइड में कुछ ऐसा लग जाता है, जैसे ज़्यादा बरसात होती है तो वहाँ पे भी पानी नहीं कुछ कहीं पर इकट्ठा होता है तो ये चीज़ें वहाँ पे इस तरीके से लग जाता है। तो क्या लगता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी लाइकन, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी मांस। तो वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं यहाँ पर? ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लाइकन। तो वन के पेड़ों की जो छालों पर उगे मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? वो लाइकन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी सूर्य। तो क्या होता है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, जो कि आपको सभी को पता होता है कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सूर्य से। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे सारी क्वेश्चन आपको अच्छे से कराया गया, टॉपिक भी अच्छे से आपको लर्न कराया गया। शायद आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये चैनल अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें अब हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक जो आपकी सीटेड में पूछा जाए, जैसे कि पहला टॉपिक आपको हम बताए थे क्या पढ़ाएंगे, परिवार यानी थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछे जाते हैं परिवार से। ठीक है, पहले हम परिवार आपको बताएंगे, फिर इसके बाद आपको भोजन, आवास, जल, इस तरीके से एक एक लाइन क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको ऐसे कराते जाएंगे, जो कि आपके दिसंबर में अच्छे से टॉपिक तैयार हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।